Gu Amita Churyanegi, gu Labrang Deshang, gu ja the Himachali podcast tu, anga hat epotat suja और hat बढ़िया तदमा सूजा। तो सर ने मुझे एक बात बोली कि थ्री इडियट्स मूवी से क्या सीखा है कि भेड़ चाल में मत चलो, पर आजकल क्या है सब उसी भेड़ चाल को भेड़ चाल बना दिया लोगों ने। मतलब लोगों ने अपने जो पुराने ट्रेडिशनल जो घर हैं उनको अबेंडन करके कंक्रीट की बिल्डिंग आप खड़े कर रहे हो, है ना। ये हमारी जो पौराणिक जो घर हैं यही हमारी जो है धरोहर है, पहचान है आर्यंस जिनको बोलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वो अलेक्जेंडर के वंशज हैं और उनके अगर आप फीचर्स देखोगे एकदम शार्प नोज, आईज ग्रीन, मतलब बिल्कुल एक वैसे वाला फीचर जो इंडियन फीचर नहीं है। द हिमाचली पॉडकास्ट। नमस्ते, मैं उपदेश और आप देख रहे हैं द हिमाचली पॉडकास्ट और ये है एपिसोड 21। एपिसोड 21 में हमें ज्वाइन किया है ट्राइबल गर्ल ने। इनका रियल नेम है अमिता और ये किन्नौर की रहने वाली हैं। ट्राइबल गर्ल करके इनका यूट्यूब चैनल है जिसमें ये ट्राइबल कम्युनिटी के वीडियोस बनाती हैं और बहुत ही अच्छा इनका यूट्यूब चैनल है। आपको ये यूट्यूब चैनल ज़रूर देखना चाहिए। इनके फैन थ्री इडियट्स मूवी वाले रेंचो भी हैं, असली वाले सोनम वांगचुक जी। सोनम वांगचुक जी से जब ट्राइबल गर्ल मिली तो उन्होंने बताया कि काफ़ी टाइम से वो ट्राइबल गर्ल के वीडियोस देख रहे हैं। इस पॉडकास्ट एपिसोड में ट्राइबल गर्ल ने अपनी अब तक की जर्नी हमारे साथ शेयर की है। आप जल्दी से इस पॉडकास्ट एपिसोड को देखिए और हाँ, हमारे नए यूट्यूब चैनल THP क्लिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। नमस्ते चुले टाशीदले, स्वागत करना चाहूंगी आप सभी का ट्राइबल गर्ल में। और आज हम आए हैं द हिमाचली पॉडकास्ट में और हमारे साथ हैं जुले जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके, स्पेशली द हिमाचली पॉडकास्ट का नाम सुना था मैंने और बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं और मैं चाहती थी यहाँ पर आने का और आपने मुझे आमंत्रित भी किया यहाँ पर, तो उसके लिए धन्यवाद। इतनी शुद्ध हिंदी कहाँ से सीखी है आपने, पहले तो ये बताओ। इतना शुद्ध आप हिंदी बोलते हो, बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल में जब भी देखते हैं। ट्राइबल गर्ल आपका यूट्यूब चैनल है जो मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से आपके वीडियोज़ देख रहा हूँ। स्पेशली सोनम वांगचुक सर के साथ जो आपका वीडियो आया था उसके बाद फिर मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। मैं कहा ये कौन है जो सोनम वांगचुक जी कह रहे हैं कि हेलो ट्राइबल गर्ल, मैं आपके वीडियोस देखता हूँ। एंड आई वाज लाइक वाओ। तो सबसे पहले आप बताइए, ये ट्राइबल गर्ल जो आपका यूट्यूब चैनल है जिसकी डिस्क्रिप्शन भी कहती है और जो चैनल भी कहता है कि आप जो ट्राइबल कम्युनिटी है हिमालयन रेंज की, पूरे इंडिया की, उसको आप एक्सप्लोर करते हो। तो ये जो ट्राइबल गर्ल यूट्यूब चैनल है इसकी शुरुआत कैसे हुई? ट्राइबल गर्ल जो चैनल है इसकी शुरुआत आज से 3 साल पहले हुई थी। तो सबसे पहले तो कुछ एक वीडियोस थी जब मैं आज से पहले दिल्ली में काम किया करती थी, तो साथ साथ में मैंने ये चैनल शुरू किया था। तो ये जो है चैनल सबसे ज़्यादा जो शुरुआत इसकी जब हुई जब मैं कोविड के बाद अपने घर आई। कोविड के बाद मैं अपने घर आई। मैं जिला किन्नौर के लाबरंग गांव की रहने वाली हूँ। तो वहाँ पर हम क्वारंटीन थे, मैं और मेरा छोटा भाई 14 दिन के लिए। तो वहाँ से शुरुआत हुई इस चैनल की। मैंने वहाँ से एक वीडियो बनाई तो लोगों को पसंद आई वो वीडियो। धीरे धीरे करके मैंने और वीडियोस बनाना शुरू किया। लोगों के कमेंट्स आने लगे, आपका गांव बेहद ही सुंदर है, हम जानना चाहते हैं आपके गांव के बारे में। तो मैं भी उस चीज़ में लग गई कि मुझे भी ये डॉक्यूमेंट करनी है ये चीज़ें। फिर एक फार्मिंग हुई हमारे गाँव में। एक हमारे कंडे बोलते हैं जो घर गांव से दूर के खेत होते हैं, जो हमारे बोली में जिसे तपंग कहा जाता है। तो तपंग में वहाँ पे ट्रेडिशनल फार्मिंग हो रही थी, जो पुराने तरीके से जो कृषि हुआ करती है। हमारे साइड जो है जो से जो है वो कृषि होती है। जो है काऊ और याक का ब्रीड होता है, तो उससे की जा रही थी। तो वो मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगा। मुझे लगा अरे ये तो मैंने कभी देखा नहीं है। फिर मुझे लगा ऐसे मेरे जैसे किन्नौर के हमारे ट्राइबल रीजन के काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी होंगी, क्योंकि हम मोस्टली स्टडीज़ से लेके हमारी जॉब बाहर ही होती है। तो मुझे लगा ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए। तो मैंने वो वीडियो बनाई और उसके बाद धीरे धीरे करके फिर हमारे किन्नौर के फेस्टिवल्स को मैंने शूट करना शुरू किया, उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। क्योंकि कोई भी अगर त्यौहार
है तो उसकी कोई ना कोई उसके पीछे एक रीज़न होता है, उसकी कहानी होती है जो बहुत कम लोग जानते हैं आजकल, जो मोस्टली हमारे कम्युनिटी के जो बुज़ुर्ग हैं उन तक ही सीमित है। तो मैं चाहती थी जो उनका जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो आज की जनरेशन को भी पता लगे। जो हमारी जनजातीय संस्कृति, जो मैं कहना चाहूँगी समृद्ध और एक अतुल्य जनजातीय संस्कृति है, तो उसके बारे में मैंने इस तरह से बनाना शुरू किया और उसके बाद से मैं अभी तक नहीं रुकी हूँ। बिल्कुल रुकना भी नहीं है। बहुत सही जा रहे हो। थोड़ा सा पीछे चलते हैं अभी। हाँ जी। ये तो आपने बताया कि क्वारंटीन के टाइम पे आपने हाँ ये जी, हाँ स्टार्ट जी, किया। हाँ जी। उससे पहले आपकी स्टडीज वगैरह आप प्रोफेशनली कुछ और आपका प्रोफेशन है मैंने हाँ सुना जी, है। हाँ जी, हाँ जी। उसके बारे में बताइए ना। सबसे पहले तो मेरी 10th तक की जो स्टडीज़ है वो किन्नौर के केवी से हुई है, केंद्रीय विद्यालय से। उसके बाद +1 +2 शिमला के केंद्रीय विद्यालय से, और उसके बाद मैंने बीएससी की एनेस्थीसिया में वो की थी डॉक्टर RPGMC कांगड़ा से। और उसके बाद मैंने पीजी की, मास्टर्स की दिल्ली के एम्स से। तो वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया और मैंने पीजी की थी कार्डियक परफ्यूजन में। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे जॉब भी की और क्वारंटीन के बाद फिर मैं घर आ गई। क्या जॉब होती थी वहाँ पे? मेरा जॉब था कार्डियक परफ्यूजनिस्ट। कार्डियक परफ्यूजनिस्ट एक टेक्नीशियन होता है जो जैसे हमारी बाईपास सर्जरीज होती है उसमें जैसे हार्ट है, हार्ट बीट करते हुए जो सर्जन है वो उस पर काम नहीं कर सकता, तो हार्ट को अरेस्ट कर लेते हैं और वो जो हार्ट का काम है वो एक मशीन में लेते हैं जिसका नाम है हार्ट लंग मशीन। Okay. तो उसे जो है हम मैनेज करते हैं, एक जो कार्डियक परफ्यूजनिस्ट होता है। कितना क्रिटिकल काम होता है? बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा। एक थोड़ा सा अगर एक पूरा बहुत जो हार्ट लंग मशीन है उसमें थोड़ा भी एयर आ जाए तो इंसान ऑन द टेबल मर सकता है। हाँ जी। आपका ट्राइब है खुद का किन्नौरा? किन्नौरा। उसके बारे में कुछ बताइए ना। किन्नौर के रहने वाले लोगों को किन्नौरा कहा जाता है। और ये जो ट्राइब है इसकी जो संस्कृति है यहाँ पर, जो भी जैसे पहनावे से लेके यहाँ पे त्योहारों से लेकर जो भी मान्यताएं हैं, बेहद ही खूबसूरत है। और एक ऐसा जनजातीय क्षेत्र है जहाँ सिर्फ जो ना कि मैं कहना चाहूँगी जो भौगोलिक तरीके से खूबसूरत है, साथ में यहाँ के लोग भी बेहद ही खूबसूरत है। मन लोगों का बहुत ही साफ है। बुद्धिज़्म में लोग विश्वास रखते हैं और हिंदुज़्म भी है हमारे तरफ, जिसे हम शू कल्चर कहते हैं। देवताओं का जो जैसे देवभूमि हिमाचल कहा जाता है, तो उस तरह से हमारे देवता जी पर हमारे विश्वास है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा एक बहुत ही खूबसूरत एक जनजातीय क्षेत्र जो किन्नौर कहलाता है। ओके। जो नया साल होता है हाँ जी, हाँ उसको जी। कहा जाता है लोसर, हाँ जी, राइट? हाँ जी, हाँ जी। कुछ उसके बारे में बताइए ना। लोग कहते हैं, लोग लोसर कहते हैं हमारे। लोसर में हम लो मतलब कि साल, सर मतलब कि नया, तो इस तरह से लोसर मनाया जाता है। और लोसर जो है मैं बताना चाहूँगी सिर्फ किन्नौर में ही नहीं बल्कि लाहौल स्पीति और साथ में हमारे लद्दाख में भी मनाया जाता है। तो बेहद ही खूबसूरत एक ये फेस्टिवल है। तो सब गाँव का अलग अलग तरीका होता है मनाने का। तो मैं स्पेशली जो हमारी जो वैली है, हुमसो वैली कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 गांव हैं, लाबरंग, कानम, स्पीलो और करला। मतलब करला और स्पीलो का एक ही पंचायत है। तो इस वैली में जो है लोसर जो है 3 दिन के लिए मनाया जाता है। वैसे इसकी शुरुआत तो बहुत उससे पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। काफ़ी कुछ हमारे रिचुअल्स होते हैं, काफ़ी जैसे हम लोसर से पहले दिन जो है शाम के समय वो हमारे बुद्धिस्ट फ्लैग होते हैं। आप देखोगे किन्नौर में किसी भी घर में जाओगे आप, बुद्धिस्ट फ्लैग छत पे लगाए जाते हैं। तो उसको जो है उस दिन चेंज किया जाता है, तो नया फ्लैग लगाया जाता है। फिर थोड़ी पूजा होती है। फिर शाम होते होते जो भी हमारे ट्रेडिशनल पकवान होते हैं, जैसे हमारे साइड पूरी बनाई जाता है जिसे खुरा बोलते हैं, और चिल्टा बनाया जाता है जिसे हमारे साइड, जो मैं हुमसो में बोल रही हूँ, वहाँ पे पोली कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी पकवान होते हैं उनको बना के रखा जाता है। और शाम को ये भी बोलते हैं, तो उसको जो पहला दिन, जो पिछला दिन होता है लोसर से, उसको खुरा कहा जाता है, क्योंकि उस दिन खुरा बनाते हैं। तेल की महक आनी चाहिए, बोलते हैं कि जो सरसों के तेल में जो खुरा बनता है ना, उसकी महक आनी चाहिए। तो वो एक अच्छा माना जाता है हमारे साइड, तो उसको बनाया जाता है। तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है। और नेक्स्ट डे हमारा वो दूध बनाया जाता है जिसको हम कौन बोलते हैं ना, सत्तू का। तो उसके लिए वो एक क्यावा, जो एक लंबा सा डंडा होता है ना, वो होता है उसका चुल्ली का।
तो उसको छिला जाता है रात को, तो उसको तैयार करके रखते हैं कि नेक्स्ट डे बनाना है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रिचुअल्स हैं, जैसे अपने जो आपने नेक्स्ट डे जैसे ट्रेडिशनल ड्रेस पहननी है उसको आप लगा के रखोगे, जो आप गार्लैंड पहनते हैं, जो हमारे पाइन नट जिसको हम न्योज़ा बोलते हैं ना, हमारे साइड तो रीत बोलते हैं, तो उसको बना के रख देते हैं, टोपी में फूल लगा के रख देते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी तैयारियां जो होती है वो हम लोसर से पहले दिन करके रखते हैं। और लोसर वाले दिन शुरुआती तौर पे जैसे हम भी जब भी हमारे जो भी हमारे मेंबर्स आते हैं, फैमिली मेंबर्स आते हैं, उनको सबसे पहले हम विश करते हैं लोसमा टाशी। लोसमा टाशी मतलब हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी, तो इस तरह से हम ग्रीट करते हैं सबको जो भी हमें मिलते हैं, और अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में, और टोपी हमेशा मतलब सुबह से हमें पहननी है जैसे हम उठते हैं। तो उसके बाद ब्रंगेस बनाया जाता है। सबसे पहले तो ब्रंगेस भी अकॉर्डिंग टू लो बनाया जाता है। लो ये है राशि, जैसे आपके इसमें राशि होता है, हमारे बुद्धिज्म में ये लो कहा जाता है इसे। तो लो भी हर साल अलग अलग होता है। तो जैसे मान लीजिए इस साल हमारा शेर का लो है, थर लो बोलते हैं जिसको हम, तो वो है, तो उसको जो है उसके जितने मेंबर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ब्रंगेस बनाया जाता है। अगर थर शेर के लो के मतलब आपके परिवार में 3 लोग हैं तो 3 ब्रंगेस बनाया जाएगा। तो ब्रंगेस जो है वो सत्तू का बनाते हैं, और उसके बाद में जो है वो एक वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, मक्खन से उसकी आउटलाइन करते हैं, और ऊपर कहते हैं कि सुमेरु पर्वत के तौर पे उसको ऐसे बनाते हैं कि मतलब उसकी तरह ये दृढ़ है। तो बहुत उसका मीनिंग होता है बहुत सारा, तो वो बनाते हैं। तो उसको एक हमारे उसमें लेते हैं, एक परात में लेते हैं। फिर उसके बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, जो हमने व्यंजन बनाए थे पिछले दिन वो डालेंगे। तो एक तरह से उसको बना के सजा के रख देंगे हम ऊपर। फिर दिया जलाते हैं। और मैं बताना भूल गई, पिछले दिन हम लोग फो भी बनाते हैं। फो मतलब वो होते हैं जानवर बनाते हैं छोटे आटा के, और उसको उस पे क्या बोलते हैं, मिलिंग यानी कि जो चूल्हा होता है उसके ऊपर पकाते हैं। तो उसको बना के रखते हैं। तो वो एक्चुअली होता है कि ऐसी मान्यता है कि हमारे जैसे बकरी बनाएंगे, घोड़ा बनाएंगे, तो ये बनाएंगे तो हमारे जो खुड होता है, बोंग बोलते हैं ना हम लोग, तो उसमें इनकी वृद्धि होगी इस साल, मतलब अच्छा होगा। तो उससे बनाते हैं, इस पर्पज़ से। तो उसको बना के चोगजे के ऊपर पूरा सजा के, दिया जला के, मतलब ऐसे सजा के रखते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे तथागत बुद्ध हैं, जिनको हम शक्यातुबा बोलते हैं, तो उनकी मूर्ति जो है हमारे छोकंग जो पूजा घर से है वो लाया जाता है। तो उनका जो छग यानी कि आशीर्वाद पूरे फैमिली को दिया जाता है। सब अपने टोपी उतार के उसको लेते हैं। तो और साथ में जूनिपर जिसको हम शुर बोलते हैं, तो वो जलाया जाता है। तो बहुत ही प्यूरिफाई किया जाता है, और बहुत ही सुंदर एक मतलब ट्रेडिशनल, जो बहुत ही पुराने ज़माने से मेरे दादा के दादा, मतलब सबकी अपनी अपनी प्रथा है ना, तो उससे वो चली आ रही है। वो उनको वो करते हैं। फिर सब परिवार साथ में बैठते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले जो है, जो हमारा जो चूल्हा होता है जिसको हम मिलिंग बोलते हैं, वहाँ पे दूध बनाया जाता है जिसको हम कौन बोलते हैं, उसका सत्तू का। तो वो बनाते हैं, वो बनाती है जो उस घर की जो लेडी है, जैसे मेरी मम्मी है वो बनाएंगे, जैसे मेरी दादी है वो बनाएंगे। दादी अपने समय पे बनाते थे, मम्मी अब अपने टाइम पे बना रहे हैं। तो उसको बना के एक थाली में निकाला जाता है। तो सबसे पहले फिर उसको जो चूल्हा है उसकी पूजा की जाती है। पूजा उससे की जाती है, उसमें ड्राई फ्रूट लगाया जाता है। तो वो मतलब साल फसल अच्छे होने के लिए किया जाता है। तो वो जो मैंने क्यावा बताया था आपको ना, जिससे बनाते हैं, तो उसको भी ऐसे लगा के ऊपर वहाँ पे रखा जाता है। तो उसके बाद वो जो कौन बनाया जाता है, वो पूरे फैमिली को एक ही उससे बटर लगाते हैं बीच में, और उसको ऐसे मतलब सब पूरे फैमिली खाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्यार बढ़ता है फैमिली के बीच में। फैमिली एक मतलब हमारे ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं जिनका बहुत छोटा छोटा मगर बहुत गहरा मीनिंग है, जो हम समझते नहीं हैं। पर आज के टाइम पे अगर देखें, वो चीज़ें बहुत एक इम्पोर्टेंस रखती हैं हमारे आज की लाइफ में। तो वो भी मैंने नोटिस किया कि भाई एक ही प्लेट में सभी, मतलब कितना कम होता है ये चीज़ें, फैमिली का मिलना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे वैसे करते हैं, फिर खाते हैं पीते हैं, अपने ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। फिर लोग जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो भी आते हैं। फिर वो भी आपको लोसमा टाशी विश करके मतलब पूरा गार्लैंड बनाते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हमारे गोम्पा मतलब कि जहाँ मोनेस्ट्री है ना,
वहाँ पे एक छत है, ओके तो वहाँ पे जाके जितने भी गांव के लोग हैं सब अपने अपने घर में मनाते हैं पहले लोसर। फिर शाम के टाइम सब अपने ट्रेडिशनल अटायर में, सारे लेडीज़ जो है दोरू पहनती हैं, जो जेंट्स है वो छुबा पहनते हैं, फूल लगा के वो गार्लैंड पहन के सब वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे हमारा ट्रेडिशनल डांस चलता है। और उस समय होता है ऐसे कि लोसर जो है ये बुद्धिस्ट मान्यता के अनुसार ना, जैसे बुद्धिज़्म में ये जो लामा जी है ना, जो हमारे हेड लामा होते हैं, ओके तो उनका भी कुछ होता है कि वहाँ उनको परमिशन लेने जाते हैं उनको कि हमारे को ये गुम्पा में इजाज़त चाहिए यहाँ पे डांस करने की। तो वो जो लोग होते हैं ना, कुछ लोग जाते हैं दारू और उसके साथ क्या बोलते हैं अगरबत्ती के साथ, फिर उनको लेके फिर एक तरह से उनकी इज्जत, बहुत ज़्यादा इज्जत होती है जो जितने भी मॉन्क्स होते हैं ना हमारे गाँव के। तो उसमें जो सबसे पहला जो सोंगरी होता है ना, सोंगरी जिसको मतलब याक के पुंज का आपने देखा होगा, इतना किन्नौर में लगाते हैं, जो सबसे पहले लगाते हैं, जो जो सबसे पहले डांस करता है। Okay. तो वो सबसे पहले जो हमारे गांव के हेड लामा होते हैं ना वही लगाते हैं। फिर बाद में जो जुमो होती हैं, जो नन्स होती हैं, वो भी साथ में मतलब हम कायंग करते हैं। फिर धीरे 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 करके ना सारे लोग जो जो अकॉर्डिंग टू एज वो उस सोंगरी को लगाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत एक ऐसा देखने को मिलता है कि पूरे छत पे आप बहुत अच्छा सा डांस हो रहा है। सामने जो गांव है हमारा कानम, वहाँ पे भी अपने लोसर मनाया जाता है, तो वो भी आपको आवाज़ें सुनाई देती है, अरे वहाँ पे भी मनाया जा रहा है। और अपने साइड से ट्रेडिशनल जो वाद्य यंत्र है उनकी धुन, मतलब आज चलो आजकल के टाइम में जो डीजे हैं उसका एक अलग लेवल है, पर जो एक ट्रेडिशनल जो वाद्य यंत्र है, जो हमारे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं, Right. जो हमारे लोकगीत है, वो एक अलग ही स्थान रखते हैं, जो वो कभी नहीं कर पाएंगे जो आज के जो इंस्ट्रूमेंट है। तो वो एक अलग ही ऑरा प्रोड्यूस करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो शाम तक वो आपका डांस चलता है और लास्ट में सरगेत बेला बोल के ना हमारा एक ट्रेडिशनल वो एक इंस्ट्रूमेंट का अलग धुन होता है, वो जब बजता है ना तो इसका मतलब ओवर हो चुका है। अब नेक्स्ट डे भी बहुत कुछ होता है, मतलब ऐसे 3 दिन हमारा मतलब ये जो कार्यक्रम है ना फुल मजे, फुल मजे, फुल एंजॉय। फुल मजे। तो ये 3 दिन छुट्टी होती है क्या वहाँ सरकारी? सरकारी नहीं छुट्टी होती है वो, ऐसा होता है, वैसे होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि जितनी इतना चीजें आपने एक्सप्लेन कर दी, हाँ। इसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी चीजों के लिए तो पर्सन को बहुत टाइम चाहिए ना, बहुत और ये ज्यादा। भी एक दिन का मैंने बताया आपको, हाँ। 2 दिन और ऐसा 2 दिन अलग रिचुअल्स, ओह वाओ। अलग रिचुअल्स। तो इसका वीडियो आपने कर रखा है? हाँ, वीडियो मैंने 3 दिन की बनाई हुई है, तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर आपको इंटरेस्ट हो ये सब जानने में तो ट्राइबल गर्ल करके इनका यूट्यूब चैनल है, पहले ये पॉडकास्ट देख लेना, उसके बाद वहां जाना और जरूर से देखना। तो जो ये नया साल 1 तारीख को होता है जैसे यूजुअली, वो आपका वो नहीं मनाया जाता है वेरी हमारे नाइस, साइड। वेरी नाइस। आप मतलब अपनी प्रॉपर, हमारे प्रॉपर ट्रेडिशनल जो जनजातीय त्योहार है वो मनाए जाते जैसे हैं। हमारे हिंदू धर्म में हाँ भी जी। जो है वो नव वर्ष अलग है। अलग है, हाँ जी, वैसे हाँ ही जी। वेरी हाँ नाइस। जी, हाँ जी। किन्नौर में बहुत सारी अलग अलग बोलियां हैं, कितनी बोलियां आप बोल लेते हो उसमें से? फुल्ली तो मैं अपनी जो बोली है वही बोलती हूँ, जो Okay. हुमसो वैली की बोली है। Okay. बाकी जो लोअर किन्नौर की है, जो अपर किन्नौर की है, वो मुझे समझ आ जाती है, बोल नहीं पाती हूँ। ओके। पर हमारी जो बोली जो है हुमसो की वैली बोली जो मैं कह रही हूँ ना आपको, ये जो है सिर्फ 3 गांव में बोली जाती है, लाबरंग, कानम, स्पीलो, करला, और बाकी गोंजुल वैली की तरफ भी एक आध गांव है जैसे शासो है, सुन्नम है, तो यहाँ पे ये बोली बोली जाती है। अगर आप बोलोगे कोई किन्नौर के दूसरे पार्ट के, जैसे लोअर किन्नौर के आप बंदे को बोलोगे कि ये गाना, ये जो बोली है ये बताओ कि क्या बोला, तो उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, बिल्कुल डिफरेंट है। और उसी तरह अपर की जो बोली मैं बता रही हूँ आपको, जैसे पू से ऊपर जो बोली जाती है, वो बोली और स्पीति की बोली बहुत मिलती है, तो थोड़ा सा ले अलग है पर बिल्कुल सेम है। और वही बोली आप लद्दाख में भी आप चाहते हो तो देखिए कितना कनेक्टेड है हमारा पूरा हिमालयन रीजन, बोली से लेके सब कुछ। राइट। योर रियल नेम इज अमिता छोरगिया नेगी। छोरगिया नेगी। इसमें छोरगिया आप छोरगिया मेरा खानदान का नाम है। खानदान का हाँ नाम जी। ओके। तो क्या अमिता हमें अपनी जो बोली वो बोलती हैं घर पे, उस पे कुछ 2-4 लाइनें सुना पाएंगी? लेट्स से अपना खुद का इंट्रोडक्शन या फिर कुछ भी। अच्छा। हाँ, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि वो अच्छा। लोग थोड़ा समझ जाएं। अच्छा। गु अमिता छोरगिया नेगी, गु लाबरंग देशाऊं, और गु जा द हिमाचली पॉडकास्ट तू अंगा हत एपोतात सुजा, और हत बढ़िया तदमा सूजा। मतलब मैंने बोला कि मेरा समझ नाम गए है होंगे अमिता आप। नेगी और मैं आई हूँ द हिमाचली पॉडकास्ट हाँ जी। में और मुझे अच्छा लगा यहाँ आके। हाँ जी। ऐसे एपो मतलब अच्छा होता है हमारे
मतलब nice. हमारे डायलेक्ट में। हमें भी अच्छा लगा। हाँ जी। तो आपकी वीडियोस में एक चीज मैंने नोटिस करी है, आप अपनी दादी के साथ भी वीडियोस बनाते हैं। हाँ जी। थोड़ा सा बताओ ना दादी के बारे में। और दादी को हम किन्नौरी में बोलते हैं अपी। ये अपी वर्ड जो है, मैं बोलना चाहती हूँ, हिमालयन रीजन का यूनिवर्सल वर्ड है क्योंकि अपी जो है लद्दाख में भी बोला जाता है अपी, एबी भी बोलते हैं, एबी Okay, अपी। तो okay. मतलब जितने भी ग्रैंड मदर है उनको कहा जाता है अपी। तो अपी मेरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही क्यूट सी अपी है, 96 इयर्स ओल्ड है। ओह, हाँ जी। और वो बहुत ही एक्टिव है। बट शी इज स्टिल सो मच एक्टिव। हाँ जी। हाँ, वो ट्रेडिशनल गाने गाती है, सारा अपना काम खुद से करती हैं। उनको सबके बारे में पता होता है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या है। मतलब एक पुराने ज़माने के ना लोग बहुत ही एक्टिव, मैंने देखा है ना, बहुत ही एक्टिव रहते हैं। एक तो वो पूरा ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, उन्होंने सत्तू, चाय, नमकीन चाय और ये सब खाया होता है ना, तो उसकी वजह से ना वो बहुत ही एक्टिव है। तो बहुत ही उनके साथ वीडियो बना, जब मैंने फर्स्ट टाइम उनकी वीडियो बनाई थी ना, तो मैंने उनको पूरा तैयार कर दिया, पूरा ट्रेडिशनल। वैसे नॉर्मली तो ऐसे ही रहते हैं ना, ट्रेडिशनल नहीं पहनते, मतलब पहनते हैं पर वो थोड़ा घर वाला पहनते हैं ना। तो जब मैंने आप ही को पूरा ट्रेडिशनल अच्छे से डोरी वगैरह पहना के, कांटे पहना दिए, फिर वो पूरा ट्रेडिशनल पट्टू पट्टू पहना दिया, तो आप ही तो बोलते कहाँ ले जा रही है मुझे, मतलब शादी कराने ले जा रही है मेरी फिर आप ही ना अपने आप को देख के ना बड़ी खुश हो गई, बड़ी सुंदर लग रही हूँ मैं। तो मैंने जब वीडियो बनाई ना, तो मैंने आप ही को दिखाया, फिर आप ही ने मुझे एक बात बोली ना, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो बात ना। तो आप ही मुझे बोलते, शायद आगे कुछ दिनों में, मतलब कुछ सालों में मैं नहीं रहूंगी, पर मेरी ये वीडियो रहेगी। ओह, तो वो बात मेरे को बहुत ही, मतलब अंदर तक, मेरे दिल के अंदर तक लगी कि भाई मतलब कुछ तो है, मतलब इन जो चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो मैं बना रही हूँ, इन फ्यूचर डॉक्यूमेंट रहेंगी, दादी की यादें रहेंगी, दादी के गाने याद रहेंगे। और मैंने दादी के साथ जो लोक कहानियाँ होती है ना, जिनको हम बोलते हैं फोल्कोर्स, तो वो भी मैंने रिकॉर्ड की। तो वो जो है आजकल के टाइम में, कहाँ आजकल के टाइम में लोग घर में जाके बोलेंगे दादी हमारे को कहानी सुनाओ, सब अपने अपने फ़ोन में बिजी है। पर वही चीज़ मैंने ना सोची कि मैं मतलब अपने चैनल के थ्रू जो है, ये जो हमारे जो पुराने लोक कहानियाँ हैं ना, उनको भी मैं रिकॉर्ड करूँ। तो दादी ने मुझे मतलब 2 कहानियाँ सुनाई, तो वो मैंने रिकॉर्ड की है। तो वो भी बहुत ही पुरानी है। दादी को सोचो आप, दादी को, मेरी दादी को उनकी दादी ने सुनाई है, और उनकी दादी को उनकी दादी ने, तो कितनी पुरानी स्टोरीज है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही पीढ़ी है। दर पीढ़ी चल रही है। तो मुझे लगता है कि इनका प्रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनका संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम पे बोलेंगे ये कहानी कौन बोलेगा, मेरे को ये कहानी जाके सुनाओ दादी माँ। हमारा टाइम तो ऐसा होता था, बाहर बर्फ़ पड़ी होती थी और दादी अंदर हमारे को कहानियाँ सुना रही होती थी, क्योंकि उस समय कोई सोर्स ही नहीं था, कोई लाइट नहीं होती थी, फ़ोन नहीं है किसी के पास, बस एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है, वो दादी माँ और उनकी कहानियाँ। तो आप दादी के बड़े क्लोज हो? हाँ, दादी के बहुत क्लोज हूँ। दादी भी बहुत खुश रहती है, मेरी दादी बहुत एक्टिव है, और बस बहुत अच्छे से मतलब सब काम करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आगे चाहती हूँ कि उनकी जो कुछ वीडियोस है, मैं मतलब वो रिकॉर्ड करूँ, और उनको जब दिखाती हूँ तो वो बहुत खुश होते हैं। हाँ? बहुत खुश। क्या बोलती दादी? अरे दादी तो कभी कभी मैं कुछ वीडियो बना रही होती हूँ, वो खुद ही अपने से कुछ ऐसे बोल देते ना, मुझे लगता भी नहीं, एक्सपेक्ट नहीं होता कि ये बोलेंगे ये चीज़ें। जैसे कि मतलब मैं बोलती हूँ ना दादी को, हिंदी में बोलने को बोलती ना, तो दादी बड़ी फनी हिंदी बोलते हैं उनको वैसे किन्नौरी भी बोलती ना, दादी क्या कर रहा है, हम ये कर रहे हैं, मतलब बहुत ही फनी तरीके से बोलते ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वेरी नाइस। हाँ जी। आपने एक गांव कवर किया था। हाँ जी, हाँ जी। उस गांव में सिर्फ एक घर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसके बारे में बताओ ना। मैं गई थी, ये जो गांव आप बोल रहे हैं ना, ये काकती गांव है। ये स्पीति वैली, स्पीति के जो काजा है, काजा पंचायत से, काजा गांव से 10 किलोमीटर ऊपर की तरफ है। एक रोड जाता है, बाकायदा वहाँ पे रोड जाता है, सब कुछ है। तो मैं गई थी वहाँ पे, एक लादरचा फेस्टिवल होता है काजा में हर साल, तो उसके लिए मुझे बुलाया गया था। तो उसके लिए मैं गई थी वहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए। तो हम तो वापस जा रहे थे, तो मैंने काफ़ी पहले मेरे को मेरे पापा ने बताया था कि वहाँ पे एक घर है, एक ही गांव का है, तुझे वहाँ जाना चाहिए। तो मैंने सोचा था मैं विंटर्स में जाऊँगी वहाँ पे, क्योंकि मुझे ये था ना कि विंटर में एक अलग ही दिखेगा वो घर ना, मुझे था कि विंटर में ट्रैक करके जाऊँगी। फिर मम्मी ने बोला नहीं, अभी हम आ गए हैं तो चल देख लेते हैं, क्या पता मतलब अच्छा तेरे को मिल रहा है मौका, अभी साथ में है, चलो। फिर हम लोग ना ऐसे ही रैंडमली चले गए, और रैंडमली गए वहाँ पे, जो देखा मैंने, और एक घर
पूरे वैली में इतने खुले पहाड़, स्पीति के हाँ। दूर दूर तक इतने पहाड़ दिख रहे हैं, बस एक घर है। फिर हम लोग वहाँ गए, एक्चुअली वहाँ पे मेरे पापा BSNL में हैं, तो अच्छा। BSNL का टावर लग रहा है एक घर के लिए, आप सोच सकते हैं। एक घर के लिए? हाँ जी। ओह वाह। इस टावर से पहले वहाँ कम्युनिकेशन का क्या साधन था कुछ भी नहीं। तो ये कैसे कम्युनिकेट कर रहे थे? उनको मुझे बता रहे थे कि जैसे काजा जाना पड़ता है तो वो वॉकिंग जाते हैं, वहाँ पे उनके पास व्हीकल नहीं है, तो वॉकिंग उनको 1.5-2 घंटे, मतलब पूरा, मतलब आप समझ लीजिए जाना आना है पूरा एक दिन लग जाएगा आपको। क्योंकि अगर आप काजा जा रहे हो तो काजा में आपको शॉपिंग करनी है, कुछ चीज़ें लेनी है, आप हर दिन तो नहीं जा सकते ना, महीने में एक आपको देखना पड़ेगा कि कब जाना है, आना है। फिर वहाँ पे एक्चुअली रहते हैं एक अंकल जी, श्री श्रीनंगल अंकल जी, और उनके वाइफ और उनके 3 बच्चे। बच्चे तो उस समय नहीं थे घर पे क्योंकि लादरचा फेस्टिवल था तो उसके लिए गए हुए थे। तो अंकल जी और अंकल जी की वाइफ, तो मैंने अंकल जी के पापा ने बोला कि ये वीडियो बनाना चाहती है, रहना चाहती है यहाँ पे। अंकल जी बड़े ऐसे, अंकल जी ने बड़े खुश हो गए सच में, और अंकल जी ने बोला आज यहीं पे बैठो आप सब। मतलब फिर मतलब एक चीज देखी ना, उनके पास रिसोर्सेज की कमी, पर उनका दिल बहुत बड़ा था कि उन्होंने हम सबको बोला कि आज यहाँ पे बैठो। फिर अंकल ने वहाँ पे अपने घर में, घर के बारे में बताया, पूरा मिट्टी का घर है उनका, और साथ में खेत, उन्होंने इतने मेहनती है, उन्होंने वहाँ पे गेहूं से लेके आलू से लेके मटर सब कुछ बिजाई की हुई है, इतने मेहनती है। मैं तो मतलब मैं तो शौक हो गई कि इतने सारे खेतों में काम आप सिर्फ एक परिवार करता है। मतलब बहुत ही शॉकिंग था कि हम इतने से खेत के लिए, मतलब ऐसा होता है ना कि काम करना है, अंकल ने सब किए हुए हैं। वाओ। तो वो बहुत ही फैसिनेटिंग था। और साथ में अंकल ने मुझे उस घर के थोड़ा ऊपर हम गए तो वहाँ पे एक गुफा थी, तो पहले उनके अंकल के एंसेस्टर्स उस गुफा में रहते थे। अच्छा। हाँ जी। तो वो गुफा दिखाई, तो गुफा में पूरा अच्छे से वो पूरा उसको लेप किया हुआ है, अच्छे से वो बनाया हुआ है। ऊपर से गुफा का जो ऊपर से जो वो रूफ होता है ना, वो भी काला था कि मतलब उसमें आग उग जलाते हैं उन्हें। Obviously. और नीचे से वहाँ पे अगर एक चीज उठाया तो वहाँ नीचे अंडरग्राउंड गोडाउन था। ओह। हाँ, वहाँ पे उसमें अनाज, अभी भी अनाज मतलब अब तो सड़ गया है, पर वहाँ पे रखा हुआ है। तो वो अंकल ने बताया कि उनके पूर्वज इसमें रहते थे। कितना शॉकिंग था वो मेरे लिए कि भाई मतलब कैसे कैसे लोग वहाँ पे पहुँचे, कैसे वहाँ पे रहे, उन्हें किस तरह की, मतलब क्या चुनौतियाँ होती हैं अगर भूगोलिक तरीके की अगर देखें, भूगोलिक तरीका इतना पूरा वास्ट वैली है, कभी भी कुछ भी जानवर बता रहे थे, विंटर्स में स्नो लेपर्ड का बहुत खतरा होता है वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे। खेत में भी लेके गए थे ना वो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुछ तो बो रहे थे उस टाइम खेत पे। में भी लगे थे, पूरा उन्होंने अपने आलू खेत से फ्रेश आलू निकाल के उन्होंने हमारे को थुप्पा बना के पिलाया। हाँ, कैसा तो था? बहुत टेस्टी हाँ। होता है, एक तो ऑर्गेनिक और ऊपर से खुद इतने मन से बना के पिला रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। तो अंकल बोलते हैं हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है आप लोगों को ये करने के लिए, बट उन्होंने जो किया वो हमारे लिए, वो भी बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात है कि उनका दिल इतना खुला है। और उन्होंने बोला, अंकल को मैंने एक चीज़ पूछी, अंकल आप बोर नहीं हो जाते हो, यहाँ पे अकेले रहते हो और यहाँ पे कोई मतलब कोई बीमार हो जाए, मतलब बहुत मुश्किल है, फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। तो अंकल जी ने मेरे को एक बात बोली कि भगवान ने जहाँ भेजा है आपको, मतलब जिस जगह पे भेजा है, तो कुछ सोच के भेजा है, आज तक कभी यहाँ पे कोई बीमार नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात अंकल ने मुझे बोली, जहाँ पे आप हो उस चीज़ को आप उस चीज़ में आप खुश रहो। क्या बात है। तो मतलब ये मतलब बहुत ही अच्छी लाइंस लगी, मतलब सबसे बड़ी सीख आपको ये मिली। हाँ जी, हाँ जी। कितने फेस्टिवल्स कवर किए हैं अभी तक? बहुत सारे, मतलब टोटल मैं बताऊं, एक तो मैंने अपने गांव के जितने भी फेस्टिवल्स हैं मोस्टली सभी कर लिए हैं। पंगी का मैंने, डखरिन मतलब कि एक फूलों का फेस्टिवल, उसमें भी डखरिन में क्या करते हैं कि लोग एक पीरी बोल के ना एक जगह है वहाँ पे, काफ़ी ऊंचाई पे है, तो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पर पूरा अपना सारे ट्रैक करके जाते हैं, अपने ट्रेडिशनल अटायर में जाते हैं, फिर वहाँ पे डांस करते हैं, बहुत ही अच्छा, एक सभी गांव के लोग जाते हैं, फिर वहाँ पे उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। फिर वहाँ पे एक्चुअली होता ही है कि उसमें कि जितने भी मतलब गांव के लोग जो पास अब मतलब कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है उस साल, तो उनकी शांति के लिए वहाँ पे फ्लैग्स लगाए जाते हैं, बुद्धिस्ट फ्लैग्स। तो एक तरह से वो फेस्टिवल ऐसा होता है कि आपको अपना जो शोक होता है ना, शोपंग, वो तोड़ते हैं उस दिन, कि उस दिन आपका वो टूटता है। तो उसमें भी बहुत कुछ बहुत कुछ रिचुअल्स होते हैं। तो ऐसे फिर एक सांगला होली, और फिर सांगला का फाग मेला, तो वो भी मैंने कवर किया है। रिस्पा गांव का भी मेला होता है, मांग मेला बोल के, वो भी कवर किया है। तो ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। आपने जितने भी ट्राइब्स अभी तक कवर किए हैं
जितना भी आप उनको समझने की कोशिश की है आपने, सबसे यूनिक ट्राइब कौन सा लगा आपको कि वो देख के आपको लगा हो कि भाई साहब अलग अलग एक्सपीरियंस? सबसे यूनिक ट्राइब मुझे लगा लद्दाख का आर्यन वैली का ब्रुकपा ट्राइब, आर्यंस जिनको बोलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वो अलेक्जेंडर के वंशज हैं, और उनके अगर आप फीचर्स देखोगे, एकदम शार्प नोज, आईज ग्रीन, मतलब बिल्कुल एक वैसे वाला फीचर जो इंडियन फीचर नहीं है, वैसे फीचर्स हैं। बहुत सुंदर है वहाँ की लेडीज़, मैं तो देख कर ही ऐसे इतनी सुंदर लेडीज़। और उनका जो पहनावा है वो मुझे अपने किन्नौर की तरह थोड़ा बहुत लगा। Okay. क्योंकि वो भी किन्नौर, जैसे किन्नौर में हमारे ऊन के कपड़े पहने जाते हैं, तो वो भी उनका ड्रेस है पूरा। और हम किन्नौरियों को शौक होता है फूल पहनने का, हम अपनी टोपी पे फूल लगाते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो वहाँ के लोगों को भी फूल पहनने का बहुत ही शौक है। पूरा उन्होंने अपने सर के ऊपर बहुत ही सुंदर तरीके से फूल को सजा के, और वो लगता है कि वो आर्टिफिशियल है पर वो ओरिजिनल होते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है। मुझे वो काफ़ी यूनिक लगा कि ये ट्राइब थोड़ा बहुत ही मतलब एकदम अलग सा है। बाकी अगर हम देखें लद्दाख में, चंगथंग में देखें, और ले, मतलब जितने भी ये एरियाज़ हैं, यहाँ पर जो है ट्राइबल्स हमारी तरह सेम, किन्नौर, स्पीति, तो काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। ऐसा कौन सा ट्राइब आपने कवर किया हो जिसको देख के लगा कि यार, मतलब जिनका रहन सहन देख के या फिर जिनको ओवरऑल जो लाइफस्टाइल देख के दिमाग एकदम ब्लो हो गया हो एकदम कि यार, मतलब वाओ, दिस इज अमेजिंग? लद्दाख के चंगपास, चंगथंग रीजन में रहते हैं। ओके। वो रहते हैं रेबो में, रेबो कहते हैं टेंट्स जो होते हैं ना, नोमैड्स जिनको बोलते हैं। तो उनका जीवन मतलब जो भेड़ बकरियां हैं, याक हैं, उसी के रेयरिंग में, उसी में ही सारा उनका जीवन उसमें रहता है। अच्छा। तो वो शिफ्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रासलैंड। समर्स में आप दूर जाओगे गांव से, और विंटर्स में आप थोड़ा गांव के नज़दीक आओगे, क्योंकि विंटर्स में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बर्फ़, फिर पानी, उनको मतलब फ्रीज, पूरा पूरा फ्रीज हो जाता है। तो वो मुझे लगा कि मतलब उनको, जो मैं गई थी एक नोमैडिक फेस्टिवल में लद्दाख में, तो वहाँ पे मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। वहाँ पे वो उन्होंने टेंट्स, जो रेबो मैं बता रही हूँ ना, वो पूरे सेटअप किए थे वहाँ पे, अपना पूरा ट्रेडिशनल जितने भी उनके जो बर्तन होते हैं, जितने भी ट्रेडिशनल वो जो हैंडीक्राफ्ट से वो करते हैं। Okay. बुनकर्स जो होते हैं, तो वो शॉल बना रहे हैं, कोई क्या कुछ कर रहा है, कोई जैसे हमारे बुद्धिज्म में वो रॉक के ऊपर आप लिख के ओम माने पद्मे ओम लिखते हैं, कुछ लोग वो भी कर रहे थे। फिर जो कुछ लोग पुराने ज़माने में ना वो छोलो बोलते हैं हम, जो डाइस होता है उससे रिलेटेड गेम्स खेलते हैं, तो वो भी खेल रहे थे। मतलब लगा अरे ये तो पुराना समय अपने पास आ रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई आज के टाइम में भी ये लोग अपने उसमें चले हुए हैं, तो मुझे बड़ा बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाके। इस जो पर्टिकुलर ट्राइब की आप बात कर रहे हो, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? बकरियाँ और याक। ओके। मतलब कैसे, क्या? बकरियाँ, जैसे बकरियों में जो पश्मीना होता है तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है। Okay. तो उसके ऊपर उनका वो रहता है। और याक से भी मतलब जैसे एक तो ये याक के लिए जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए भी इसके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे विंटर्स में आपको कपड़े जो पहनते हैं तो वो उनके जो खाल से बनते हैं, मतलब उनका जो वूल होता है, वूल से बनते हैं। तो बहुत कुछ उस पर डिपेंड रहता है, और बहुत ही खुश रहते हैं अपना। बेशक बहुत ही टफ लाइफ है नोमैडिक लाइफ, मैं बताना चाहूँगी बहुत ही टफ। मतलब बिल्कुल आपको उस चीज़ में रहना है, आप घर नहीं जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खाना आपको रेबो में बनाना है, खाना टेंट के अंदर करना है, सोना सब कुछ एक टेंट के अंदर उनका पूरा मतलब संसार होता है। तो वैसी चीज़ें होती है, पर बहुत ही टफ लाइफ है, पर फिर भी आज के टाइम पे भी वो लोग उस चीज़ को कर रहे हैं। फ्यूचर जनरेशन जो है इनकी, वो भी क्या उसमें अडेप्ट हो रही हैं? क्या कहते हैं जब आप इनके जो सरदार होते हैं कम्युनिटी के, ट्राइब के, या फिर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनसे आप मिलते हो, तो वो क्या कहते हैं? वो मुझे बता रहे थे कि उनको काफ़ी इस चीज़ की चिंता है, कंसर्न है, क्योंकि आज के टाइम पे जो है कोई भी जो युवा है वो मतलब कि उस टफ सर्कमस्टांसिस में जिसमें वो उनके बुजुर्ग रहे हैं, उसमें रहना उनके लिए बहुत ही टफ है। तो वो पढ़ाई करके या फिर टूरिज्म में जा रहे हैं, या फिर कुछ अपना अलग बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। पर वो मुझे बता रहे थे कि ये जो नोमैडिक लाइफ है, जो नोमैड्स का वो है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इनकम है।
बेशक इसमें कठिनाई ज़्यादा है, टफ है, बट उसमें इनकम भी है। तो वो चाहते हैं कि अपना जो ये जो ट्रेडिशन जो कल्चर है ना वो ख़त्म ना हो। हाँ। तो वो उनको काफ़ी कंसर्न रहता है इस चीज़ का। तो जितना भी ये ट्राइबल कल्चर है, इसको कंजर्व करने में गवर्नमेंट की कितनी भूमिका रहती है? गवर्नमेंट की सबसे बड़ी भूमिका रहती है, मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि गवर्नमेंट अगर ऐसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये फेस्टिवल्स है ना, जो जितने भी, जैसे मैंने स्पीति का लाल दर्जा देखा, ये लद्दाख का, ये मैं बता रही हूँ आपको, चंगथंग वाला नोमैडिक फेस्टिवल देखा, फिर मैं लद्दाख में ज़ांस्कर में भी गई थी, ज़ांस्कर फेस्टिवल देखा, और हमारे किन्नौर में भी होता है लवी बोल के ना। तो मैंने ये चीज़ें देखी ना, इन जगहों पे अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया जाता है। अपने जो जैसे हमारे चीज़ बनाया जाता है ना हाथ से, वो छुरपी बोलते हैं, छुरा बोलते हैं। Okay. तो वो जो है सब जगह बनाया जाता है, जितने भी हिमालयन रीजन है, चाहे आप किन्नौर जाओ, स्पीति जाओ, लद्दाख जाओ, तो ये चीज़ें आप ना वहाँ पे बना रहे होते हैं। और जो वो अनाज होता है ना, पू बोलते हैं उसको, बुन के ना वो मतलब जैसे सत्तू बनता है, तो सत्तू बनाने से पहले उसको रोस्ट किया जाता है ना, तो वो चीज़ें वहाँ पे बना रहे हैं लोग, अपना डांस कर रहे हैं। मतलब इन चीज़ों से ना, अगर कोई अपने रीजन का भी कोई आदमी वहाँ पे जाएगा, देखेगा अरे ये चीज़ें हो रही हैं, कोई अगर टूरिस्ट भी जाएगा तो टूरिस्ट उस मकसद से नहीं जाएगा कि सिर्फ वहाँ पे आपको पहाड़ देखने हैं और वहाँ किसी घर में जाके रहना है, तो मतलब वो अपने उस कल्चर को भी एक्सपीरियंस करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी लगता है कि मुझे गवर्नमेंट को ऐसे जो फंक्शंस होते हैं, ऐसे जो अगर बोल सकते हैं वर्कशॉप करा सकते हैं। लद्दाख में तो ये चीज़ें बहुत होती हैं, आपके स्पेशल वर्कशॉप्स होते हैं। अगर आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को लेके, लोकगीत को लेके आपको न्यू जनरेशन को सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, डांसेस कराए जाते हैं, जो अपना ट्रेडिशनल डांस है वो कराया जाता है, ट्रेडिशनल म्यूज़िक को सिखाया जाता है। वहाँ पे सुरमा और दमन एक उनका ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, तो उस ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट को गांव-गांव में जाके लोगों को ट्रेन किया जाता है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है गवर्नमेंट के थ्रू अगर हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे जनजातीय समाज में, कि ये जो संस्कृति है इसके प्रिजर्वेशन में बहुत बढ़िया रोल जो है वो गवर्नमेंट कर सकती है। तो ये आपने बात बताई लद्दाख की, इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगा मैं। हाँ आपने जी, ये कवर किया ये वाली पर्टिकुलर चीज, कौन सी वाली? जो ये सबको इंस्ट्रूमेंट सिखाने नहीं वाली? नहीं, ये मुझे अभी फ़िलहाल मैंने कवर नहीं किया, बट मुझे पता है कि वहाँ पे ऐसा होता है कि लोग जो है एक मैंने स्टोरी देखी थी एक उनकी, जो ये दमन और सुरमा का जो वो ट्रेंड है उस चीज़ में ना, तो वो उनकी एज है काफ़ी, मतलब 60 से अबव ही है। Okay. तो वो जाके उन्होंने जाके गांव में जाके, अब पहले तो उन्होंने अपने पैसे से खरीद के दिए दमन और सुरमा, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो वो जाके वहाँ पे बच्चे जो है उनको सिखाया, क्योंकि वो अब रिटायर्ड है शायद, उनका नाम मुझे याद नहीं है, बट उनसे मैं अगर नेक्स्ट टाइम जाऊंगी लद्दाख ज़रूर उनसे मैं मिलना चाहूंगी और उनकी स्टोरी ज़रूर ये कवर जरूर करना, ज़रूर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ, मैंने ये सुना उनके बारे में कि वो गाँव में जाके लोगों को सिखाते हैं। बहुत अच्छा लगा। ये चीज किन्नौर में भी होती है? किन्नौर में ऐसा है कि कोई ऐसे सिखाता तो ऐसा नहीं है, बट जैसे हमारे ट्रेडिशनल ये फेस्टिवल्स होते हैं ना, जैसे उसमें जो लेडीज़ है ना, जैसे जो अभी जो यंग जनरेशन की लेडीज़ हैं जिन्होंने अभी अभी शादियां की है, गांव में आई हैं, तो वो जो है हमारी पुरानी लेडीज़ से सीखती हैं। मतलब कि साथ में अगर आप गाना गाओगे, अब हमारे गाना ऐसा होता है कि जो 2 लेडीज़ आप गाना गाएंगे, फिर उसके बाद उसको और लेडीज़ द्वारा उसको बोला जाता है, लानसमा बोलते हैं हमारे। Okay. तो वो जो है वो उस तरीके से सीखा जाता है। बेसिकली 2 लेडीज लीड करती हैं, उसी को एक ग्रुप ऑफ लेडीज जो है उसको रिपीट करती हैं। हाँ जी, साथ साथ में फिर गाना भी चलता है और डांस भी होता है, कायांग जिसको बोलते हैं ना। अच्छा, कोई एग्जीबिशन वगैरह ऐसी कुछ लगती है या कुछ वैसा? एग्जीबिशन तो अभी फ़िलहाल नहीं। अभी रिसेंटली किन्नौर में एक चुक्षिम बोल के ना एक ट्राइबल लिटरेचर कम एक्सकर्शन फेस्टिवल हुआ था। Okay. तो उसमें काफ़ी कुछ बताया गया हमारे ट्राइबल समाज के बारे में। बहुत सारे लोग उसमें आए जो जिन्होंने बहुत कुछ अपने ट्राइबल कम्युनिटी के लिए किया है, उन्होंने नॉलेज दी, बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया। उसमें भी बुक पूरा मतलब प्रेजेंटेशन हुई थी, तो उसमें भी मुझे मौका दिया हमारी DC मैम ने कि आप अमृता ट्राइबल गर्ल अपना छोटा सा वीडियो दिखाइए। तो बहुत वहाँ पे इतने बड़े स्क्रीन पे मेरी वीडियो चली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या दिखाया वहाँ पर? मैंने उस कोलाज बना दिया था मैंने सभी वीडियोस को मिक्स करके 10-15 मिनट का, तो उसमें सब गांव के थोड़े छोटे क्लिप्स दिखा दिए। ओह वाओ। हाँ जी। अमिता की 2 हॉबीज भी हैं। हाँ जी। इंस्टाग्राम देखता हूँ मैं भी, तो एक तो है पेंटिंग, वो देखा था मैंने वीडियो। ओह वाओ। एक आई थिंक आप कहाँ बैठे थे यार, कहीं पे तो आप कंडे में, तपंग में। हाँ जी। हाँ, तो ये
पेंटिंग वाला? लॉकडाउन के बाद काफ़ी कुछ अपने बारे में मैंने जाना कि भाई ये भी मैं कर सकती हूँ, वो भी आज से पहले मैंने कभी कैनवस नहीं पकड़ा, कैनवस पे कभी कुछ मतलब पेंट ब्रश नहीं पकड़ा था कि भाई ऐसे होता है। और वो बहुत छोटा सा कैनवस था, हाँ जी, है ना? छोटू सा, क्योंकि मैं मेरे को वैसे ऐसा लगता है कि मुझे ना वो बड़ा ट्राइपॉड लेके ना वो बड़ा सा वो कैनवस बनाना है, पर गाँव में इतना सब कुछ रहता है ना कि आपको ये काम करना है, वो चीज़ें करनी है, तो उसके लिए बहुत टाइम चाहिए आपको। दूसरा एक और भी है। हाँ जी, स्नोबोर्डिंग। हाँ जी, वो कैसे? मनाली में एक सेथन बोल के एक जगह है ना, वहाँ पे स्नोबोर्डिंग होती है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि भाई हम तो बर्फ़ में रहने वाले लोग हैं, हमें तो मतलब ये स्पोर्ट तो आना ही चाहिए, मतलब मुझे लगा कि मुझे सीखना है इसको। फिर तो मैं वहाँ पे मुझे एक भैया हैं विनोद जी, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि मैं सिखा दूंगा तुझे स्नोबोर्डिंग, आजा। तो मैं चली गई थी उनके वहाँ पे, तो एक हफ़्ता मैंने सीखा। एक हफ्ते में तो इतना कुछ होता नहीं है क्योंकि मैं बार बार गिर रही थी। फिर स्नो में ऐसा था कि मुझे स्नो में कोई बात नहीं, गिरूंगी तो लगेगी नहीं क्योंकि मुझे डर कम था ना स्नो का। हाँ। फिर उसमें ऐसा होता है कि भाई आप पूरा अपना 2-3 घंटे तो पहले आप क्लाइंब करो, ऊपर जाओ, फिर नीचे आओ, नीचे आओगे आप 15 मिनट में। तो क्लाइंब करते समय लगता है कितना दूर है, पर वो चीज़ें भी मतलब आपको ना पेशेंस और एक डेडिकेशन देती है कि भाई ये चीज़ें करनी है तो करनी है। नाउ वहाँ आते हैं जहाँ से सबसे पहली बार हमने ट्राइबल गर्ल के वीडियोस दिखे थे। हाँ जी, मीटिंग विद सोनम वांगचुक सर, द लेजेंडरी। वो कैसे हुआ? मैं एक लद्दाख के चंगथंग ब्लॉक के लिक्से गांव में गई थी। लिक्से नामक एक गांव है, तो वहाँ पे मेगा प्लांटेशन हो रही थी। वहाँ पे 1000 पेड़ लगाए जा रहे थे और हिज होलीनेस यलवंग द्रुक्पा के अंडर ये सब हो रहा था। तो उसके लिए मैं गई थी, मैं YDA यंग द्रुक्पा एसोसिएशन लाहौल के साथ गई थी। तो वहाँ पे मुझे मिले श्री स्टेंजिन दोरजे। ओके। वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, लद्दाख के रहने वाले हैं, लद्दाख के गया गांव के रहने वाले हैं। तो वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे बोला कि एक तो मैं किनारी टोपी पहन की थी वहाँ पे, तो मैंने टोपी पहनी थी, उन्होंने मुझे पहचान लिया। उन्होंने बोला हाँ अमिता, आई फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम। तो जैसे सर ने बताया मुझे कि ऐसे मैं सर आपको फॉलो करता हूँ, मैंने भी सर को बोला कि सर मैं भी आपको फॉलो बैक करती हूँ। तो सर ने बोला कि सर ने मेरे छोटा सा इंटरव्यू लिया अबाउट दिस प्लांटेशन एंड ऑल ना, और कहाँ से आई हो, हिमाचल से इतनी दूर, किन्नौर से आई हो भाई इतनी दूर प्लांटेशन के लिए। तो वो सर ने रिकॉर्ड की और हम गाड़ी में जा रहे थे और सर को मैंने ऐसे ही ऑल ऑफ द सडन कहा कि सर क्या आप सोनम वांगचुक सर को जानते हैं? और उन्होंने बोला हाँ, यस आई नो हिम, आई एम हिज स्टूडेंट। तो मैंने बोला सर एक्चुअली आई रियली वांटेड टू मीट हिम, सर हो सकता है कुछ? बोला ठीक है, ओके आई विल ट्राई। तो मैंने ना उसको ऐसे ही ले लिया था कि मतलब सिर्फ मेरे को था कि बोल दिया मैंने, हाँ। होगा नहीं होगा हु नोज ना। हाँ। तो उसके अगले 2-3 सर ने बोला कि मुझे अब जब ले जाओगे ना तब मुझे कांटेक्ट करना। तो 2 दिन बाद हम ले गए, तो मुझे लगा नहीं था कि मैं मिलूंगी सर से, बट फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, ट्राई तो कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है। मैंने सर को फ़ोन किया, स्टेंजिन सर को, और सर ने मुझे बोला कि अभी मैं एक कैफ़े में बैठा हूँ, आ जाओ तुम। और सर ने वहीं से सर के PA को कॉल किया, ऐसे से बताया होगा। तो सर ने मुझे बोला अमिता सर तो बहुत बिजी हैं, सर नहीं मिल पाएंगे। सर मैंने बोला सर कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड ना कि भाई सर के पास कहाँ टाइम होगा ट्राइबल गर्ल के लिए। फिर उसके बाद मैं चली गई, मैंने सर को बाय बोला, मैं चली गई। Okay. फिर अचानक से मेरे फ़ोन बजा। सर बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, आ जाओ अमिता अभी चलना होगा, सर बुला रहे हैं तुम्हें, चलो अभी। मैंने बोला सर मुझे कुछ लेना है, मतलब होता है ना कि इतने बड़े आदमी से मिल रहे हो, आपको हमारा होली स्कार्फ होता है ना खतक, मैंने सोचा सर को मैं खतक से मतलब उनका वो करूँगी ना कि अभिवादन करूँगी। सर ने बोला कि नहीं 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 चलो खतक उतक रहने तो चलो अभी तुम। मेरे को तो वो ऐसे शॉक हो गई, मैं भाई क्या करूँ मैंने बोला चलो फिर, और मैं ऐसी चली गई। मतलब वो भी मेरे पास बाई चांस मेरे पास ना बैग में GoPro था, नहीं तो पता नहीं कैसे वीडियो, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था ना उस चीज के बारे में। पर नर्वसनेस थी उस टाइम? ओ बहुत ज्यादा। कैसा लग रहा था? बहुत ज्यादा। मैं सोची थी मैं बोलूंगी क्यों वहां जाके, और सर जो स्टेंजिन है ना, स्टेंजिन जी, वो मुझे बोलते यार अमिता आई नो यू विल डू इट, आई हैव सीन योर वीडियोस। और मेरे को अपने से अंदर से ऐसा था कि यार मैं पता नहीं कैसे मिलूंगी सर को, क्या बोलूंगी, मैंने कुछ तैयारी भी नहीं की है। नहीं तो थोड़ा बहुत हो ना, कोई कहीं भी मैं जाती हूँ कुछ भी करती हूँ तो मैं एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो जाती हूँ कि भाई ऐसे मुझे वेलकम करना है, ये कर। बस ऑल ऑफ द सडन हो गया। और वहाँ पे सर, वहाँ से ले से थोड़ी दूर में फ्यांग बोल के एक गाँव है, वहाँ पे ले गए सर मुझे।
और मैंने तो एक्सपेक्ट किया सर तो बैठे होंगे पता नहीं कौन से बहुत बड़े से कैबिन में बैठे होंगे और मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, और वो तो सर तो वहीं पे आ गए बाहर गैलरी में, हेलो ट्राइबल गर्ल कैसे हो, वो बस आज भी वो आवाज़ ना मेरे कानों में गूंजती और है। मेरे को भी बहुत अच्छे से याद है वो कि हेलो ट्राइबल गर्ल, हाँ जी। मैं देखता हूँ आपकी वीडियोस कि आप वो पूरा किन्नौर से लेके बहुत अच्छा लगता है। अरे यार, वही तो, फिर आई वाज लाइक भाई कौन है ये? जिसको सोनम सर जानते हैं। सोनम वांगचुक सर जिनके वीडियोस देख रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है और मिल रहे हैं, पूरा वीडियो शूट हो रहा है, ये कौन है ये लड़की? वेरी नाइस। फिर तो फिर सर ने बोला, सर ने उल्टा मुझे बोला, अमिता इतने दिनों से हो आपने बताया क्यों नहीं? तो मैं मन में सोच रही थी और मुझे थोड़ी पता था कि सर मतलब मेरे को जानते हैं। फिर सर ने बोला चलो अब चलते हैं अंदर। फिर सर अंदर ले गए अपने, एक्चुअली वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था उनके घर का ना, तो वहाँ पे सर ने बोला, सर ने थोड़ा हम बैठे, चाय पिलाया, सर ने अपने ना वहाँ पे वो लद्दाखी बिस्किट्स बोलते हैं, बेक्ड बिस्किट, वो खिलाए। तो वो तो मेरे से ऐसा था कि मैंने उठा तो लिया था, अब मैं इसको खाऊं कैसे? इतनी नर्वसनेस, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड होता है ना वो। अच्छा। और ऊपर से मैं कैसे खा सकती हूँ उनके सामने सामने बैठी हुई? मैंने चाय भी बड़ी मुश्किल से पी और बिस्किट मैंने जेब में लगा दिया। और वो बिस्किट मैंने मतलब घर आके खाया, पता है आपको? कैन यू इमेजिन कि भाई अब खाती हूँ आराम से। फिर सर मेरे को ऐसे ही बता रहे, सर बहुत ही एक्साइटेड कि अमिता बताओ अपने गांव के बारे में, अपने लोगों के बारे में बताओ, किन्नौर के बारे में बताओ, आपके वहाँ पे ऐसा होता है, आपके वहाँ पे वैसा, मतलब इतने सारे क्वेश्चन सर ऐसे, मतलब क्वेश्चन तो नहीं बोलूँगी सर, मतलब बहुत ही फ्रैंकली क्यूरियस भी थे और बहुत ही फ्रैंकली पूछ रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई सर, मतलब मैं सच में सर से बात कर रही हूँ। पहले जो स्टेंजिन जीजर जो उनके स्टूडेंट है, उनको मैंने बोला था कि मेरी फ़ोटो ले लेना एक सर के साथ, वीडियो तो मैं सोच नहीं सकती, फ़ोटो ले लेना। वो भी बोलते कि मतलब मेरे सीनियर है, थोड़ा मुझे हेजिटेशन होगी। तो मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं मत लेना। और बाद में क्या हुआ, उन्होंने जब मेरे को कन्वर्सेशन करते हुए देखा ना सर के साथ, वो खुद ही फ़ोटो वीडियो लेने लग गए। हाँ। क्योंकि उनको लगा अमिता बहुत अच्छे से बात कर रहे हो। मुझे लगा एक्सपेक्ट नहीं था कि आप अच्छे से बात करोगे, इतने अच्छे से बात। और सर भी इतनी वार्म वेलकम देंगे। हाँ, और, हाँ। और उनको लगा अरे अमिता तो छा गई, चलो बना देता हूँ। हाँ, उन्होंने रैंडम मेरी वीडियोस बनाई। अच्छा, उन्होंने वो वीडियो शूट किया हाँ आपका? जी, उन्होंने की। मतलब मैं अपना मेरे ऐसा तो है नहीं मेरा कोई असिस्टेंट रहता है। इतने बड़े डायरेक्टर ने फिर आपकी मतलब वो वीडियो शूट की। हाँ जी। वाह, वेरी नाइस। तो हम बैठे थे, तो उन सर ने ना मुझे खुद ही बोल दिया, अमिता अभी हम ना वीडियो शूट करते हैं मेरे घर की। मैं वाज लाइक सच्ची? मतलब मैं तो अपने मन में ऐसे सोच रही थी, सच में हो रहा है ये? सोनम सर ने बोला? सर ने बोला। ओह। मैं तो हिम्मत ही नहीं कर सकती ये बात पूछने की। कैसे कर सकती हूँ मैं तो सोची थी एक फ़ोटो मिल जाए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो सर ने खुद ही बोला, और सर मुझे बोल रहे हैं कि अमिता बहुत अच्छे तरीके से बोलूँगा मैं, बहुत अच्छे, ताकि आपकी वीडियोस बहुत अच्छी जाए। मैं सोचा वाह सर इतना सोचते हैं। फिर सर ने अपने पूरे घर का टूर करवाया, बताया घर के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे ब्रिक्स बनाई हैं उन्होंने, मड ब्रिक्स बनाई है, मड में वो भूसा लगा के, स्ट्रॉ लगा के ना उसको मिक्स करके फिर उससे घर बनाया है, और वो सर्दियों में एकदम गर्म रहता है। तो सर ने भी मेरे से यही चीज़ बात करी वहाँ पे कि आजकल के टाइम में जो टूरिज़्म के नाम पे हमारे हिमालयन रीजन्स में क्या हो रहा है, कि मतलब कितना हम मतलब अपने जो ट्रेडिशनल हाउसेस है उसको अबैंडन कर रहे हैं और जो कंक्रीट की बिल्डिंग बना रहे हैं। तो सर ने मुझे एक बात बोली कि मतलब ये 3 इडियट्स जो मूवी आई थी ना, 3 इडियट्स मूवी से क्या सीखा है कि भेड़ चाल में मत चलो। पर आजकल क्या है, सब उसी भेड़ चाल को बेड़ चाल बना दिया लोगों ने। ये मुझे सर ने बात बोली ना, जो मुझे बहुत ही ह्यूमरस भी लगी, और साथ में इसके पीछे एक बहुत बड़ा वो भी है कि मतलब कि कैसे मतलब लोग हम जो है उसी चीज़ को फॉलो किए जा रहे हैं, जो बेड़ चाल है उसी को ही बेड़ चाल बनाए जा रहे हैं। जैसे अब किन्नौर, जैसे मैं लद्दाख में बता रही हूँ ना, पैंगोंग लेक है, 3 इडियट्स के बाद पैंगोंग लेक इतना फेमस हो गया है कि हर कोई पैंगोंग जा रहा है। और ऊपर से वहाँ पे जो प्रॉप्स रखे होते हैं, सबसे पहले तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो उस ब्यूटी को आप मतलब बिल्कुल ख़राब हो रही है। फिर वहाँ पे उसको वहाँ पे वो जो करीना ने जो ड्रेस पहनी होती है ना, वो लहंगा चोली वो वाला, फिर वो सिस्टम अलग से हो गया है। मतलब वहाँ पे ना बिल्कुल बहुत ही ज्यादा ना ओवर क्राउडेड हो गया, कमर्शियलाइज्ड भी हो गया। मुझे और बताओ, और क्या बात थी सर की? मुझे वो जानना है। अच्छा, आई एम वेरी एक्साइटेड। ऑफ द रिकॉर्ड क्या हुआ? वो तो कैमरे पे तो चलो ठीक है, जब बताया, ऑफ द रिकॉर्ड सर ने क्या बताया? और सर का एक वो विजन मुझे बताया सर ने कि सर चाहते हैं कि एक जैसे मान लीजिए आप किन्नौर का यूट्यूबर ना आके लद्दाख
को डिस्क्राइब करे, और वो भी किन्नौरी में, और लद्दाख का यूट्यूबर किन्नौर में जाए और लद्दाख किन्नौर को आप डिस्क्राइब करें लद्दाखी में। ओके। तो ये सर ने बोला कि आप यूट्यूबर्स को एक कम्युनिटी बिल्डअप करनी चाहिए कि जिसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, कि मतलब किस तरह से हम अपने, चाहे वो किन्नौर का कल्चर हो या लद्दाख का कल्चर हो, इसको प्रिजर्व करना है, किस तरह से कर सकते हैं हम, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सर ने बताया कि कुछ वर्कशॉप कराना चाहेंगे इन फ्यूचर हम यूट्यूबर्स के लिए, कि किस तरह से हम अपने मतलब किन्नौर से आके आप लद्दाख के किसी गांव के बारे में आप किन्नौरी में बता रहे हो, कितना अच्छा लगेगा। हाँ। तो मतलब वही है कि किस तरह से हम अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके। कितनी देर बात हुई ओवरऑल? 1.5-2 घंटा। 15 मिनट के लिए गई थी लड़की, नींद आई थी रात को? मैं तो आके वहाँ पे जब मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया मैं सर से मिल के आया, वो विश्वास ही नहीं करे जब तक मैंने फोटो नहीं दिखाई। फोटो दिखाई तो वो बोलते हमें क्यों नहीं ले गए। तो मैंने बोला मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था मैं सबको बुलाऊं। सर ने तो मेरे को फटाफट चलो अभी जाना है, अभी जाना है। ऐसे ही होते हैं कुछ चीजें, अनप्लान्ड ही होती हैं और मोमेंटरी होती हैं, एकदम बेस्ट होती हैं। वो बेस्ट होती हैं। वेरी नाइस। टाटा स्टील्स का संवाद, हाँ जी, वहाँ पे भी आप गए थे? हाँ जी। वो क्या होता है उसके बारे में बताओ ना। टाटा स्टील जो है ना, हम ट्राइबल्स के लिए ना बहुत कुछ करता है। वो अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है, जैसे ये संवाद आप बता रहे हैं, इस संवाद में भी ये जो है जमशेदपुर में 4-5 दिन का एक कॉन्क्लेव होता है। उसमें आप इंडिया के इतने ट्राइबल्स वहाँ पे आते हैं अपना कल्चर लेके, कोई फूड कुजीन में जाता है, कोई हैंडीक्राफ्ट में जाता है, कोई परफॉर्मेंसेस में जाता है। और मैं गई थी वहाँ पे, एक अखरा बोल के एक इवेंट होता है, उसमें गई थी। तो उसमें काफ़ी ट्राइबल्स आए थे अलग अलग, जैसे किन्नौर से मैं गई थी और लाहौल स्पीति से भी आए थे, और जैसे अलग अलग हमारी जितनी भी जनजातीय क्षेत्र है ना, वहाँ से अलग अलग लोग आए थे। तो उनसे मिलने का मौका मिला। अरे मैंने वहाँ पे देखा कि इतने मतलब उड़ीसा के ट्राइबल्स आए हुए थे लोग। मतलब मैं तो बोलती हूँ कि हम किन्नौर के जो ट्राइबल्स हैं बहुत प्रिविलेज्ड हैं। हाँ? वहाँ पे ऐसे ट्राइबल्स देखे जिनके पास मतलब चप्पल तक नहीं थी। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी, एक तो वहाँ पे धूप होती है ना, मतलब ऐसा था। और मैं पहन के गई थी अपना दोरी ना, दोरू और शॉल और टोपी ना, तो वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। तो वो लोग मेरे को बोल रहे थे तुझे गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि पूरा ऊनी है ना। पर मुझे था कि भाई ट्राइबल अपना ट्राइब लेके जा रहे हो तो वो पहनना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली उस संवाद में एक दूसरे के बारे में आप जानते हो, ऐसा? हाँ, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, अपनी स्टोरीज बताते हैं वहाँ पे लोग। कि कैसे कैसे उन्होंने संघर्ष किए हैं। वेरी नाइस। हाँ जी। आप ट्रैकिंग भी करते हो? हाँ जी, ट्रैकिंग भी करती हूँ। अब तक का सबसे बेस्ट ट्रैकिंग रूट? अच्छा, मेरा रहा अभी बेस्ट पिन बाबा पास। पिन बाबा पास? हाँ जी। कहाँ है वो? किन्नौर के काफनू, बाबा वैली के काफनू विलेज से स्पीति के मुद गांव तक। ओके। 50 किलोमीटर्स का ट्रैक है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। उसमें आप मैंने सारे सीजन उसमें मतलब एक्सपीरियंस किए। अच्छा। जब मैं गई वहाँ पे तो एकदम बिल्कुल ग्रीनरी थी वहाँ। पावा वैली साइड तो बिल्कुल ग्रीन रहता है ना, आपका फूल है, ग्रीनरी एकदम। ऊपर आप पीक्स पे स्नो देख रहे हो। फिर एक लेक आता है कारा लेक बोल के, कारा लेक, वहाँ पे भी बैठ के मैंने पेंटिंग की थी। बहुत सुंदर लगा मुझे वो लेक ना। और वहाँ पे मैंने फर्स्ट पेंटिंग की थी, वो आउटडोर पेंटिंग ना, वैसे तो मैं घर में करती हूँ। तो वहाँ पे वो फर्स्ट आउटडोर पेंटिंग की, तो बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे भी। फिर वहाँ से हम आगे गए, जब पास के पास पहुँचे ना, जो पास है वहाँ पे बिल्कुल स्नो, पूरा स्नो। पास भी काफ़ी हाइट पे है, 16,000 फीट पे अराउंड ना। तो वहाँ से फिर हम नीचे उतरते, स्पीति की तरफ जाते ना। तो स्पीति एकदम बिल्कुल आपको पता है कैसा है, बैरन है, बट उसकी भी अपनी ब्यूटी है, पूरा आपको दिखेगा। फिर वहाँ पे बीच में ना स्नोफॉल भी शुरू हो गई, पूरे गिल्ले हो गए थे हम, पूरे गिल्ले। सारे सीजन देख लिए? हाँ, सारे सीजन्स। फिर वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ पे लास्ट आता है बोलदोर बोल के ना, बोलदोर आता है। फिर उसके बाद आपको ट्रैक करते 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 मुद विलेज आता है लास्ट। स्पीति के पिन वैली ना, स्पीति में पिन वैली, उसका लास्ट विलेज है मुद। ओके। तो वहाँ तक वो ट्रैक जाता है, तो बहुत खूबसूरत। कितने दिन लगे इसमें? 3.5 days। कब अगर किसी को जाना हो तो कब? ये आपका शुरू होता है जून, जुलाई, अगस्त, मतलब ऐसे स्टार्ट हो जाता है। आप जा सकते हैं, बहुत ही हर सीजन आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। ओह, वेरी नाइस। तो ट्राइबल गर्ल अब हिमाचल, लेह लद्दाख, ये वाले रीजन के अलावा अब जा रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी। हाँ जी। ट्राइबल गर्ल अब नेशनल लेवल पे जा रही है। आई थिंक आपका मैंने वो देखा था नागालैंड। हाँ जी, हाँ जी। हॉर्नबिल फेस्ट
हाँ जी, हाँ जी। का कुछ आपने डाला था अभी। हाँ जी। वो कैसा एक्सपीरियंस था भाई? अरे वो तो बहुत ही सुंदर। हम बोलते हैं ट्राइबल्स है, वहां जाके लगा अरे ये ट्राइबल्स है। हाँ। मतलब अरे इतना सुंदर एक्सपीरियंस। वहाँ पे नागालैंड के किसामा विलेज, आप सोच सकते हैं पूरा का पूरा विलेज बनाया हुआ है एक फेस्टिवल कराने के लिए। हाँ। सारे वहाँ पे वो जो घर बनाया, ट्रेडिशनल हाउसेस है ना, वो उस सिर्फ फेस्टिवल्स के लिए बनाए गए हैं। वो पूरा खाली रहता है और टाइम 10 दिन फेस्टिवल चलता है हॉर्नबिल का, उसी समय वहाँ पे लोग आते हैं, ट्राइबल्स आते हैं, अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद बिल्कुल खाली। तो वो भी बहुत अच्छा लगा। 17 ट्राइबल्स आए थे। नागालैंड जो है पूरी का पूरा जो स्टेट है, ट्राइबल स्टेट है ना, और वहाँ नागालैंड में भी मैंने एक चीज़ देखी ना, वहाँ पे डाइवर्सिटी हर ट्राइबल्स में देखने को मिलती है। वहाँ पे ऐसे ट्राइब्स हैं, जैसे अंगामी एक ट्राइब है ना, अंगामी कोन्याक, ये ट्राइब्स हैं। तो अंगामी की जो डायलेक्ट है वो कोन्याक से नहीं मिलती, डिफरेंट नागामीज है जो पूरा इनका ऑल ओवर चलता है नागालैंड में ना, भाषा जो है। बाकी इनके ट्राइबल्स के अलग अलग भाषाएं, अलग अलग पहनावा से लेके भाषा सब कुछ अलग है। फूड फिर भी थोड़ा आपका सिमिलर रहता है, पर वो बिल्कुल अलग था। मतलब एक एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ही अच्छा। इतने ट्राइबल्स मिल रहे हैं और मैंने वहाँ नागालैंड की ड्रेस पहनी थी, तो टूरिस्ट आ रहे हैं मेरे साथ ही फोटो खिंचा रहे हैं। उनको लगा कि मैं वहीं से हूँ, और वहाँ पे जो लेडीज है वो मेरे से नागामीज में बात कर रही है। मैंने बोला क्योंकि हमारे जो थोड़े फीचर्स रहते हैं ना, सिमिलर रहते हैं, तो मैंने उनको बोला नहीं, आई एम नॉट फ्रॉम नागालैंड, आई एम फ्रॉम हिमाचल। क्योंकि उनको हिंदी तो उनको आती नहीं है बिल्कुल भी ना, इंग्लिश में थोड़ी बहुत आती है। आपकी एक फोटो देखी थी मैंने ट्रेडिशनल ड्रेस में, किन्नौरी ड्रेस में। हाँ जी, हाँ जी। इंस्टाग्राम पे डाली है आपने, इंडिया गेट पे। हाँ जी। वो क्या था? मतलब वो कोई प्लान था कुछ, या? दिल्ली किन्नौर स्टूडेंट एसोसिएशन जो है दिल्ली में, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, वो हर साल एक तोशिम बोल के ना एक एनुअल फंक्शन करवाते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया था गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए। वाह। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि जब किसी ने मुझे बुलाया है, तो मुझे लगा कि मतलब मेरी जो पहचान है वो मेरी संस्कृति से ही है, और इस संस्कृति को लेके मैं वहाँ जाऊँगी। तो वहाँ पे मैं गई उस फंक्शन में। वहाँ पे इंटरेक्ट भी हुआ, वहाँ पे मैंने स्पीच भी दी छोटी सी, और वहाँ का कल्चर, बच्चे कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं ना, किन्नौरी डांस ये सब होता है, तो वहाँ पे हुआ। और उसके बाद मुझे ऐसा था कि इसको तो वीडियो बनाना है ना मुझे। मेरे को आइडिया आया कि क्या है, कहाँ जाके मैं शूट करूँ। तो मुझे आया, अरे दिल्ली का तो सबसे बड़ा इंडिया गेट। तो मैं ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के चली गई वहाँ पे, दोहरी अपना सब कुछ पहन के, ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स। वहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी, वीडियो बना दिया। फिर वहाँ पे लोग आने लग गए, बहुत सारे लोग आ गए, भीड़ खड़ी हो गई वहाँ पे इंडिया गेट पे कि ये कौन है, ये कैसी ड्रेस पहनी है। तो वहाँ पे वो लोग मुझसे ऐसे पूछने लगे, विच कंट्री, विच स्टेट भी नहीं। नहीं वही तो मुझे लगा, अरे मतलब बहुत ज़रूरत है लोगों को एजुकेट करने की। भाई किन्नौर भी है भाई, एक हिमाचल प्रदेश में आता है। तो मुझे लगा अरे मतलब लोगों को फिर पता चला, मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे किन्नौर से हूँ, हिमाचल प्रदेश से हूँ, ये तब बोलने लगे आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है। सब अट्रैक्ट हुए सिर्फ और सिर्फ मेरी ड्रेस की वजह से, ट्रेडिशनल अटायर की वजह से। अगर वो मैंने पारंपरिक वेशभूषा पहन के नहीं जाती इंडिया गेट में, कौन आता। पर मुझे फिर लगा अरे मतलब पारंपरिक जो वेशभूषा एक अलग ही है, ये मतलब एक ऐसा वजूद है ना, मतलब ऐसी मतलब एक छाप छोड़ती है आपके मतलब आसपास के एरिया में कि भाई मतलब लोगों को शर्म आती। मैं मतलब बोलना चाहती हूँ कि मतलब लोगों को गर्व महसूस होना चाहिए कि ये अगर हमने किन्नौरी दोरी पहना है, किन्नौरी शॉल पहना है, किन्नौरी टोपी पहनी है, तो हमें उसमें गर्व महसूस होना चाहिए। तो ये जो गर्व का जो फीलिंग है ना, वो मुझे वहाँ इंडिया गेट में जाके जो हुआ ना, मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि भाई अपना ट्रेडिशन मत छोड़ो, कभी भी कुछ भी हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। जो ये टूरिज्म बढ़ रहा है, सरकार भी बढ़ावा दे रही है टूरिज्म पे, ठीक है, टूरिज्म आएगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इसके कुछ फायदे होते हैं, ठीक है, कुछ नुकसान भी होते हैं। आपकी नजरिए से क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है? फायदा तो जैसे आपने बताया कि सोर्स ऑफ इनकम है ना, हर कोई चाहता है कि आज के टाइम में अच्छा कमाए, तो ये तो इसका फायदा है सरकार के लिए भी, और साथ में जो लोग हैं वहाँ के उनके लिए भी फायदा है। और नुकसान की अगर हम बात करें तो नुकसान अभी इस लेवल पे आपको नज़र नहीं आएगा नुकसान क्या हो रहा है, कुछ सालों के बाद पता चलेगा। क्योंकि मैंने जितने भी विलेजेस देखे किन्नौर में, अब जितना जहाँ जहाँ टूरिज़्म हुआ है, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उन गाँव का, पर वहाँ पे जो मैंने परिवर्तन देखा है
वो बहुत इस टाइम पे इतने लेवल पे आ चुका है। मैं सोच रही हूँ आगे कुछ सालों के बाद क्या होगा उस गांव का। मतलब लोगों ने अपने जो पुराने ट्रेडिशनल जो घर हैं उनको अबेंडन करके कंक्रीट की बिल्डिंग आप खड़े कर रहे हो, है ना। हाँ। कुछ भी चीज़ें आप एक कमरा बना रहे हो घर के, मतलब किसी भी अगर टूरिज्म से रिलेटेड। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को मतलब इतना अवेयर होना चाहिए कि हम जो ये हमारी जो पौराणिक जो घर हैं यही हमारी जो है धरोहर है, पहचान है, इसको प्रिजर्व करना चाहिए। और अगर टूरिस्ट आ भी रहा है तो उनके अपने कल्चर के बारे में एजुकेट करिए कि हमारा ट्राइबल कल्चर ऐसा है। टूरिस्ट कंक्रीट की वो घर छोड़ के दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ जहां से भी आ रहा है वो फिर कंक्रीट के उसमें जाएगा तो फिर क्या ही फायदा होगा ऐसे। हाँ जी, मतलब अपना पुराने वाले घर में जाएगा तो उस टाइप में, मतलब वेरी नाइस। तो सर ने भी मुझे, सोनम वांगचुक सर ने भी मुझे यही बात बोली कि हम शहरों की तरफ भाग रहे हैं और शहर वाले गांव की तरफ भाग रहे हैं। तो ये रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। इको फ्रेंडली टूरिज्म हो, है ना। एक टूरिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आए। अगर आप किन्नौर में आ रहे हो, सिर्फ आप पहाड़ देखने और वहाँ पे साथ में पार्टी करने के लिए ना आए, बल्कि वहाँ के कल्चर के बारे में जाने, वहाँ की संस्कृति के बारे में जाने, अरे वहाँ के लोगों से बातचीत करिए। तो इस टाइप का मैं चाहती हूँ कि टूरिज्म जो है इनिशिएट हो, कि मतलब ऐसी आजकल बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज है जो किन्नौर में कितने मतलब आपको 10-12 हज़ार में पूरा बोलती है कि आपको ट्रिप्स करा देंगे किन्नौर में, उसमें क्या बोलते हैं वो ट्रैवलर में भर के लोगों को ले जा रहे हैं। हाँ। तो मतलब उसका मतलब मुझे लगता है कि एक तरह से वो लोग जो है सिर्फ उनको कुछ एरियाज पता है कि जैसे किन्नौर के कुछ एरियाज है, वहां जानी है, फोटो खिंचाना है, सेल्फी लेना है, वीडियो बनाना है, रील बनाना है, बस हो गया, आप कंटेंट क्रिएटर बन गए और साथ में आप इन्फ्लुएंसर भी बन जाते हो इस चक्कर में। तो ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको अगर किसी भी जगह जा रहे हो, आप चाहे आप किन्नौर जाओ, स्पीति जाओ, लद्दाख जाओ, वहाँ के कल्चर के बारे में जानिए, वहाँ की संस्कृति के बारे में जानिए, वहाँ के लोगों से बातचीत करिए, उनके साथ जो एक बोलते हैं ना, मतलब ऑफ बीट, आजकल लोगों ने क्या कर दिया, ऑफ बीट बोल के उसको बहुत ही ज़्यादा फेमस करके, वो ऑफ बीट चीज़ें नहीं रहती आजकल के टाइम में। मैंने जितनी भी देखा है ना, लोग वीडियो लगाते हैं, बोलते हैं कि भाई अरे ये तो ऑफ बीट डेस्टिनेशन है। वो ऑफ बीट डेस्टिनेशन कैसे रहेगी जब आप इतनी वीडियो डाल के उसके बारे में बता रहे हो। वहाँ पे तो लोग जाएंगे ही ना, गन तो बढ़ेगा ही। तो उस चीज़ को आप सही तरीके से, उसको टूरिज्म को सही तरीके से, सही पैमाने में उसका जो है एक तरह से उसको क्या बोलते हैं उसका जो है लोगों के बारे में जो बताते हैं आप, टूरिज्म को लोगों तक एक सही मायने में पहुंचाना बहुत ज़रूरी समझती हूँ मैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका देखते हैं आप? सबसे बड़ा रोल तो गवर्नमेंट का ही लगता है मुझे। सबसे बड़ा रोल अगर चाहे ना गवर्नमेंट। अब कोई भी टूरिस्ट प्लेसेस देखते हैं ना, वहाँ पे क्या दिखता है हमारे को, प्लास्टिक, कचरा, यही सब देखने को मिलता है ना। कोई भी चीज़ अगर मैं देखूँ ना, वहाँ पे कभी भी आपको सफाई नहीं नजर आएगी। तो वो चीज़ लगता है कि यार मतलब कि एक तो गवर्नमेंट का भी है, एक तो हमारा खुद का भी है इंसान। अगर हम जा रहे हैं, अगर मैं भी अगर कोई नागालैंड गई तो मुझे ये था कि अगर मैंने वहाँ पे कुछ भी चिप्स कुछ भी खाना है तो उसका जो रैपर है मैं अपने बैग में रखूँ और बाद में आके कहीं भी मुझे डस्टबिन दिख रहा है वहाँ पे डालूँ। अब लोग क्या करते हैं, खाते हैं फेंकते हैं, खाते हैं फेंकते हैं। पानी पीते हैं, आप हमेशा अपने साथ बॉटल कैरी करिए जिसमें आप पानी रिफिल कर सके। आप कहीं भी जाके पानी रिफिल कर सकते हैं। ऐसा कोई, आप किसी शॉप में गए वो कभी मना नहीं करेंगे आपको, पानी रिफिल नहीं कर सकते, आप पानी रिफिल कर सकते हैं। हर 10 किलोमीटर के बाद आप पानी की बोतल लोगे, फिर उसको पियोगे, फेंकोगे, तो कचरा तो बढ़ेगा ही। तो वो मुझे लगता है कि लोगों को समझने की ज़रूरत है कि टूरिज्म, अगर आप किसी जगह जा रहे हो तो उसको आप अपने घर की तरह समझिए कि भाई मेरा घर है, मुझे साफ रखना है। वेरी नाइस। अमिता का क्या टेक है इस चीज़ पे कि ट्राइबल कम्युनिटी से, उनके ट्रेडिशन से आज की यंग जनरेशन को क्या एक लेसन्स हैं जो सीखने को मिलते हैं? ऐसे तो बहुत, मतलब मैं बोलती हूँ अगर हम अपने आप को ट्राइबल बोलते हैं, हम अपने आप को जनजातीय बोलते हैं, तो आपको पता भी होना चाहिए कि आप जनजातीय क्यों कहलाए जाते हैं, क्या आपकी बैकग्राउंड है, क्या आपके बुजुर्गों ने जो किया है। मैं बोलती हूँ किन्नौर में अभी मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि उनके टाइम में जो स्ट्रगल किया उनके पेरेंट्स ने, उनको मतलब आज अगर दिन को उन्होंने खाना खाया है तो उनको रात के खाने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ती थी कि भाई आज हमें ये खाना है। दादी बताती है मुझे कि हमारे को पता नहीं होता था कि हमने क्या खाना खाना है, क्या कैसे खाना। अगर कोई मेहमान आ जाए तो उनको टेंशन होती थी कि भाई क्या बनाऊं मैं इनके लिए।
तो वो सब चीज़ें मुझे लगता है कि जो हमारे बुज़ुर्गों का जो एक बोलते हैं ना संघर्ष है, उसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माना कि हम आज के टाइम में कोई किन्नौर में नहीं पढ़ता है, सबको बाहर स्टडीज़ करनी है, सबको बाहर से एजुकेशन लेना है। ठीक है, अच्छी बात है, एजुकेशन आप लो, बहुत अच्छी लो, नो डाउट। पर साथ में आप अपनी जो किन्नौरी बोली है, किन्नौरी रीति रिवाज है, किन्नौरी संस्कृति है, उसको भी साथ लेके जाना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में मैं देखती हूँ कोई किन्नौरी पेरेंट्स, मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें रोल है ना बच्चों को एजुकेट करने में अबाउट किन्नौर, वो पेरेंट्स का रहता है। पेरेंट्स को अपने किन्नौर के बारे में बताना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। किन्नौरी में बातचीत करो आप, है ना। इंग्लिश तो ऑब्वियसली आज के टाइम में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश हिंदी आपको आनी चाहिए, पर आपका जो रूट्स है ना उसको आप कभी मत भूलो। कोई भी पेड़ है वो अपनी ऊंचाई छुएगा, आसमान की ऊंचाई छुएगा, पर उसका मूलभूत आधार क्या है, उसकी जड़ें हैं। जड़ों को भूल जाओगे तो फिर हम काहे के ट्राइबल्स। राइट। हाँ जी। ट्राइबल कम्युनिटी के विकास में टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन का कुछ रोल देखते हैं आप? हाँ जी। कैसे? बहुत ज़्यादा देखा है मैंने कि आज के टाइम पे अगर कुछ भी फेस्टिवल कहीं भी कुछ भी होता है किन्नौर में, वही आपके आ जाता है फ़ोन में, अरे ये फेस्टिवल हो रहा है। तो उसी तरीके को अगर हम अच्छे वे में लें, उस कल्चर के बारे में बताएं, वहाँ के लोगों के बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो बनाए, वो अगर एक बच्चा मतलब आज से 10 साल बाद भी देखेगा ना, अब मैं नहीं बोलती कि ये जो ट्रेडिशन है जो आज के हमारे किन्नौर में चल रहा है 10 साल बाद कैसा उसका रूप होगा, हमें नहीं पता है। कोई नहीं जानता है किस तरह के उसमें ये गाने रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या कुछ चीज़ें ऐड ऑन होंगी, क्या चीज़ें डिलीट होंगी, हमें नहीं पता है। पर अगर आप डॉक्यूमेंट्री टाइप से अगर आप बनाते हो वीडियोस, वो अगर आप 10 साल बाद भी कोई देखता है तो उसको ये तो इतना तो पता चलेगा कि अरे हमारे जनजातीय समाज में ये चीज़ें होती है, अरे ऐसा भी होता था, ये चीज़ें हमें सीखनी है। तो वो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। आपकी वीडियोस कौन शूट करता है? स्टार्टिंग में तो मेरे भाई ने बहुत मेरा साथ दिया, स्टार्टिंग में वो वीडियोस शूट करता रहता था। फिर अब जैसे किसी भी जगह जाती हूँ मैं एक फ्रेंड बना लेती हूँ, अरे प्लीज़ मेरा कैमरा पकड़ ले या फिर कभी ट्राइपॉड पे सेट कर लेती हूँ। तो मतलब चलता है। बहुत स्ट्रगल्स हैं। बहुत स्ट्रगल्स है। अमिता, आप बहुत प्राउडली अपने आप को, एक तो आप ट्राइबल गर्ल, आपने पूरा प्रॉपर यूट्यूब चैनल सेटअप करके रखा हुआ है एंड बहुत प्राउड फील करते हो आप एज अ ट्राइबल गर्ल। हाँ जी। एंड बहुत सारे लोगों को आप प्राउड फील करा रहे हो, बहुत सारे लोगों को आप अपनी कम्युनिटी, अपनी ट्राइब और भी बहुत सारे ट्राइब्स के बारे में बता रहे हो, डॉक्यूमेंट कर रहे हो। ये देख के हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है एंड आप ऐसे ही इसको कंटिन्यू करके रखिए। बहुत अच्छा लगा हमें आपके साथ ये एपिसोड शूट करके, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। और जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, आई एम श्योर आप इनके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आज जान गए होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनका यूट्यूब चैनल है ट्राइबल गर्ल करके, आप वहाँ जाके इनका कंटेंट एक बार देखिए, आपको अच्छा लगेगा, बहुत बहुत नॉलेज मिलेगी आपको ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू उपदेश जी, मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मतलब सोचा नहीं था कि कभी किसी पॉडकास्ट में आऊँगी और अपने बारे में मुझे बताने का मौका मिलेगा। तो एक आपने प्लेटफॉर्म दिया है मुझे यहाँ पर आने का, अपनी बातें शेयर करने का ऑडियंस के साथ, तो बहुत अच्छा लगा और तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी आपका, और आप सभी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। The Himachali Podcast.